नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेटी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, कि बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने इस पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करा है, चाहे वो आपका पेपर 1 हो, 2 हो एंड 3 ना, इन तीनों पेपर्स की आपकी रेगुलर क्लासेस अपलोड हो रही है, मीन्स आपकी क्लासेस चल रही हैं गाइज। तो अगर आप चैनल पर गाइज फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक इजीली पहुंचा पाएं। सो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जिस भी यूनिट को, जिस भी टॉपिक को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है, तो आप क्या करना है, बस सिंपली चैनल पर विजिट करना है और वहां से आप अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि आपको मैं बता देती हूँ, अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे गए, तो प्लीज़ जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी क्लासेस के लिंक्स होते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं एंड जितनी भी नोट्स होती हैं एंड ऑल, हम सब कुछ वहीं पे शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप जुड़े और उसका लाभ लें। ठीक, तो आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनका इम्पैक्ट हमारे पे पड़ता है, हमारे चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, मतलब हमारी बाल्यावस्था और किशोरावस्था को। वो कौन कौन से कारक होते हैं जो हमें इम्पैक्टफुल बनाते हैं, चाहे वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो बिल्कुल आज हम लोग इसी की चर्चा करते हैं। आइए हम लोग वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। ठीक, तो हाँ, और एक इन्फॉर्मेशन आपके लोगों के लिए है, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका यूपी बीएड 2026-2028 सेशन का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है गाइस, वो आउट हो चुका है। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, डजंट मैटर, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे बिहार से हैं, चाहे आप राजस्थान से हैं, चाहे आप झारखंड से हैं, चाहे आप उत्तराखंड से, आप किसी भी स्टेट से हैं, डेफिनेटली आप हमसे जुड़ करके, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। मीन्स आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे द्वारा। ठीक, और अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये तो हमारा यूट्यूब चैनल है ही है, आप लोग इसको देख रहे हैं, इसको हमें पता है कि आप सब्सक्राइब करके भी रखे हैं और बहुत लोगों को अभी सब्सक्राइब भी करना है। इसी के साथ साथ ये हमारा क्या है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइज। तो इस पे क्या करना है, आप सभी को जुड़ जाना है। ठीक, उसके साथ ही साथ अगर आप लोगों को हेल्दी कॉन्वर्सेशन डिस्कशन करना है तो डेफिनेटली ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप इससे जुड़े और यहाँ पर आप जो भी कॉन्वर्सेशन करना चाहें रिलेटेड टू योर बीएड इन्फॉर्मेशन, तो डेफिनेटली यू मोस्ट वेलकम। वन मोर थिंग कि हाँ, आपको व्हाट्सएप पे भी जुड़ के रहना है, मीन्स कहीं पे भी कोई भी अपडेट्स हम करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन दे तो आप तक ईजिली पहुँच पाए। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल है जेडी एजुकेशन का। तो डेफिनेटली ये आपका ही चैनल है, आपको ही जुड़ना है और आपको इसको आगे बढ़ाना है। और अगर आप लोग को हमसे मिलना है, डेफिनेटली यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड मीट मी। तो आपका ये एड्रेस है, इसमें जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। आप आइए, विजिट करिए, हमसे मिलिए और आपको जो भी कुछ डाउट हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो डेफिनेटली आप हमसे मिल करके वो पूछ भी सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हमसे नहीं मिल सकते, आप दूर से हैं, आपके पास आने का टाइम नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल करें, हमसे बात भी कर सकते हैं। यह नंबर आपका 9919599066, एंड उसी के साथ एक और नंबर है 8090656656। तो हमारा 2 कॉन्टैक्ट नंबर हमने दिया हुआ है, इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो गाइज ये रही ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है, सिंपली जुड़ करके और अपना बीएड की लाइक पूरी जर्नी हमारे साथ तय करनी है। आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इस परिचय देख लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, क्या नहीं है। अगर हम लोग बात डेवलपमेंट की करते हैं, इस विकास की, इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस फ्रॉम बर्थ टू चाइल्डहुड। मतलब अगर हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यह जन्म से लेकर के पूरे, मुझे ये नहीं कहना कि वयस्कता अवस्था तक, बल्कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, है ना, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। लेकर वयस्क तक होने वाले शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों की क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है। कि जैसे जैसे हमारा विकास होता जाता है, वैसे वैसे ही हमारे में चेंजेस आने लगते हैं, वो चाहे हमारा मानसिक तरीके से हो,
चाहे शारीरिक, चाहे वो भावनात्मक, चाहे सामाजिक, मतलब ओवरऑल हमारे में परिवर्तन आता रहता है और यही हमारे डेवलपमेंट को, हमारे विकास को रिप्रेजेंट करता है। कि जैसे हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, डिसीजन मेकिंग की जो हमारी क्षमता है वो भी बढ़ती जाती है, और समाज में क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय लेने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है। प्लस हम फिजिकल वर्क, है ना, जैसे छोटे रहते हैं तो उतना ज़्यादा वजन नहीं उठा सकते, बट बड़े होते हैं तो हाँ हम इजिली उठा पाते हैं। तो बिल्कुल इन सब में जो परिवर्तन आता है यही हमारे विकास का क्या कर सकते हैं, ये हमारे विकास को रिप्रेजेंट, हमारी डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। Childhood and adolescence are highly sensitive period where social and cultural environments play a crucial role. Means बाल्यावस्था और किशोरावस्था अत्यंत संवेदनशील अवस्था है। संवेदनशील इन द सेंस कि यहाँ पर जितने ही चांस बनने के होते हैं उतने ही बिगड़ने के होते हैं, मतलब हमारा क्रूशल पॉइंट होता है। यहाँ से हम अपने आप को चाहे जिस तरीके से उस तरीके से बना सकते हैं, जिनमें सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का क्या होता है, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कि इसमें हमारे समाज का, जो हमारी संस्कृति होती है, जिस भी संस्कृति से हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक, अर्थात जिस भी संस्कृति से हम घिरे होते हैं, जो भी हमारी भाषा होती है, जो भी हमारा जैसा भी समाज होता है, बिल्कुल उसका इन्फ्लुएंस हमारे पे यानी कि बच्चों पे पड़ता है। ठीक, और यही हमारे विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी होते हैं। जैसे अगर किसी की लैंग्वेज बाय बर्थ इंग्लिश है, किसी की मदर टंग, किसी की हिंदी है, किसी की कन्नड़ है, किसी की मलयालम है ना, तो डेफिनेटली उस बच्चे का भी तो विकास उसी भाषा में हो पाएगा ना, उसकी संस्कृति भी वैसी ही होगी। ठीक, तो बिल्कुल ये हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे पे पड़ता है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। वो कौन कौन से ऐसे सामाजिक कारक हैं जो हमारे विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब ये प्रभाव दोनों तरीके से हम देख सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, साथ ही साथ नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि जैसा हमारा वातावरण रहेगा, जैसे हमारी संस्कृति रहेगी, वैसे ही जैसे ही हमारे लोग होंगे आसपास के, वैसे ही हमारे पे क्या होता है, उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं इसमें कि सोशल फैक्टर्स रेफर टू इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम फैमिली, स्कूल, पीयर्स एंड सोसाइटी। मीन्स सामाजिक कारक वे प्रभाव हैं जो परिवार, विद्यालय, साथियों और समाज से आते हैं। मीन्स वही ना, सामाजिक कारक क्या होते हैं, समाज, देखिए व्यक्ति से ही, हर एक व्यक्ति से एक समाज बनता है और उसी का ही प्रभाव हमारे पे पड़ता है, जिसमें हमारा परिवार भी आता है, हमारे विद्यालय भी आता है, हमारे साथी समूह में हमारे जो पीयर्स ग्रुप होते हैं, प्लस हमारा समाज, तो इन सब से मिलकर के समाज बनता है। तो बिल्कुल इसी से ही क्या होता है, हमारा विकास प्रभावित होता है। सबसे पहले हम देखते हैं फैमिली, है ना, मतलब फैमिलियर इन्वायरमेंट क्या होता है, पारिवारिक वातावरण कैसे हमें इन्फ्लुएंस करता है, जो ये हमारे विकास में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं ना, इसकी मीनिंग कि फैमिली इज द फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड, कि परिवार ही बच्चे की सबसे पहली सामाजिक संस्था होती है, या वी कैन से कि सबसे पहले हमारी लर्निंग, एक प्रकार से बोल सकते हैं ना, लर्निंग का क्या होता है, लर्निंग का एक प्रकार से बोल सकते हैं कि फैक्टर होता है। हम अपने परिवार में ही सबसे पहले कुछ सीखते हैं, जैसे हम चलना सीखना, बोलना सीखना, है ना, उसके बाद कैसे कहाँ पे व्यवहार करने, सारी चीज़ें हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है हमें इन्फ्लुएंस करता है वो हमारी फैमिली ही होती है। तभी अगर किसी बच्चे का व्यवहार हम देखते हैं कि कुछ किसी कारणवश इधर उधर होता है, कहते हैं हाँ आपके परिवार में यही शिक्षा आपके माता पिता ने दी है। इसी वजह से क्योंकि सबसे पहला हमारा जो डेवलपमेंटल फैक्टर होता है, उसका जो रोल होता है वो हमारा परिवार ही होता है। इसमें क्या क्या, इसमें इमोशनल सिक्योरिटी कितनी होती है, मतलब हम जो इन्फ्लुएंस होता है ना, कि इमोशनली वो हम कितने सिक्योर हैं, हमें कहाँ पे क्या कैसे अपनी भावनाओं को कब कैसे प्रेजेंट करना है कब नहीं। फिर जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो नैतिकता अनैतिकता की हम लोग बातें करते हैं ना, वो बिल्कुल हमारा परिवार ही सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों को सम्मान देना चाहिए, अपने से छोटों को स्नेह करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर डिसिप्लिन पैटर्न्स, है ना, डिसिप्लिन, हम अनुशासन में कैसे रह सकते हैं, हमारा अनुशासन बहुत कुछ हमें बताता है कि हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी लाइक जो हमारा सामाजिक एक प्रकार से बोल सकते हैं कोई भी जगह हो, या फिर जो हम लोग देखते हैं ना कि हमारी जो सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज होते हैं, तो उसका सम्मान करना वो कहीं ना कहीं हमारे डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। डजेंट मैटर कि वो हमारा है या किसी का है, बट उसका नुकसान का मतलब नुकसान ही है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हाँ पड़ोसी हैं, वो क्या करते हैं, अरे पड़ोसी क्या है, इसको जाने दो। कई बार ना गांव में ये चीज़ देखने को मिलती है, अगर आप लोग गांव से होंगे तो जरूर से पता होगा कि अपना खेत में
अगर उनको लाइक पानी लगाना है तो ठीक है, बट अगर हमारा खेत में पानी आ जाता है तो क्या होता है, उससे लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वही पानी हम लेके आए और दूसरे के खेत में चला जाए तो उससे कोई नहीं, हमारा थोड़ी, वो तो उनका है। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मैटर करती है। तो यही हमारा डिसिप्लिन है कि डिसिप्लिन सबके लिए इक्वल होना चाहिए, कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही, वो डजेंट मैटर वो मेरा है कि आपका है, ठीक। उसके बाद अटैचमेंट एंड बिलोंगिंग, कि हमारा लोगों के साथ कैसा अटैचमेंट हो पाता है, हम कैसे बॉन्ड बना पाते हैं एक दूसरे के साथ ना, कैसा हमारा सहयोगपूर्ण वातावरण हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। सबसे पहला, सपोर्टिव फैमिली अगर होती है तो इसमें क्या होता है कि कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी हमारी होती है। अगर हमारी फैमिली हमारा सपोर्ट करती है तो डेफिनेटली हम कॉन्फिडेंस फील करेंगे, हम चीज़ों को करने में लाइक हिचकिचाहट नहीं होगी। कई बार ऐसा भी हमने देखा कि बच्चों के पास लाइक क्यूरियोसिटी होती है, मतलब उनको जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने की, लेकिन वो उनका जो फैमिली वातावरण है, जो पारिवारिक उनका वातावरण है, वो उनका इतना कॉन्फिडेंट उनका डेवलप नहीं हो पा रहा होता है, या फिर इतना कॉन्फिडेंट उनका डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो क्लास में आकर के खुल करके बोले। आपने एक कॉम्प्लेक्स का नाम सुना होगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वही ना, हीन भावना जिसको कहते हैं, कि बच्चे में अगर वो वातावरण उनके परिवार से नहीं मिल पाता तो बच्चे खुद में ही हीन भावना की फीलिंग ले आते हैं। तो खुद से ऐसा उनको फील होता है कि नहीं, हम तो इसके काबिल ही नहीं है, हम तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते टीचर्स के सामने, नहीं तो लोग हमारे पे क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे ना। तो यही हम कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते हैं। और वहीं पर अगर हमारी सपोर्टिव फैमिली होती है तो डेफिनेटली हमें जो बोलना चाहिए, जो जिस तरीके से बात करना चाहिए, हम खुल के बात करते हैं, है ना, और हम अपनी बातों को रख भी पाते हैं। अगला, इमोशनल स्टेबिलिटी, कि हम लाइक भावनात्मक रूप से कितने स्थिर हो रहे हैं, कितने नहीं, कि लाइक शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है, कितने ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हमारे अंदर हमारे साथ आती है, तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगर वहीं पर कॉन्फ्लिक्चुअल फैमिली होती है, मतलब जो सपोर्ट नहीं करती है, जो इसकी विपरीत होती है, तो इससे हमें एंजाइटी होती है, एग्रेशन, तो हम क्रोध दिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और हमें जैसे ही टाइम निकलता है तो हम अपना एग्रेशन, अपना एंजाइटी निकालना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्नेहपूर्ण परिवार आत्मविश्वास बढ़ाता है, जबकि जो झगड़ालू इन द सेंस की, जिसमें आत्मविश्वास इन द सेंस की जो जहाँ पर स्नेह नहीं मिलता, जहाँ पर आपस में बॉन्डिंग नहीं होती, तो उससे क्या होता है कि बच्चे असुरक्षा उत्पन्न करते हैं, वही ना, हीन भावना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखने को मिलती है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल, कहते हैं ना कि पेरेंट्स बन जाना बड़ी चीज़ नहीं है, पेरेंटिंग आप बच्चे की कर कैसे रहना ये ज़्यादा मैटर करते हैं, कि आप बच्चों को पाल पोष कैसे रहें, उनका पोषण पालन कैसे करें, आप उनको कैसी शिक्षा दे रहे हैं, आप उनके लिए कैसा वातावरण प्रदान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक। तो साइकोलॉजिस्ट डायना बम्ब्रीड डायना बम्ब्रेंड आइडेंटिफाई द पेरेंटिंग स्टाइल, कि डायना बम्ब्रेंड ने, इन्होंने, ये एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने पेरेंटिंग स्टाइल को डिफाइन करा है। वो क्या क्या से है, सबसे पहले अथॉरिटेटिव है, दूसरी आपकी बैलेंस डेवलपिंग है, उसके बाद अथॉरिटेरियन है, उसके बाद आपका क्या है, फियर, लो कॉन्फिडेंस, उसके बाद परमिशिव। मतलब इन्होंने ये स्टेजेस, आई मीन सॉरी स्टेजेस नहीं, ये तरीके बताए हैं, ये एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये इन्होंने पेरेंटिंग की स्टाइल बताई है, हाँ, कि हमें कैसी स्टाइल करने पर बच्चा कैसे अपने आप को डेवलप कर पाता है। अथॉरिटेटिव का मतलब क्या होता है कि जब पेरेंट्स ऐसे हो कि बस बच्चों पर अपनी अथॉरिटी को दिखाएं, नहीं, जो मैं बोला वही सही है और तुम जो बोले वो गलत है, मतलब इसको तुम्हें मानना ही होगा। तो ऐसा नहीं कि अगर आप पेरेंट्स हैं, नो डाउट कि आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन हर जगह पे आप ही सही हो ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी हम वो चीज़ें नहीं सोच पाते जो हमसे छोटे होते हैं और सोच के हमें बता देते हैं ना, तो ये चीज़। फिर इससे क्या होता है कि हमारा बैलेंस डेवलपमेंट होता है, कि अगर हमारी स्टाइल अथॉरिटेटिव होती है पेरेंट्स की, तो हमारा जो विकास होता है वो बहुत बैलेंस में होता है। और वहीं पर जो हमारा अथॉरिटेरियन होता है ना, कि इसमें क्या होता है, इसमें हम फियर फील करते हैं और हमारा लो कॉन्फिडेंस होता है, वो हो जाता है। उसी के साथ साथ परमिसिव हो जाता है। परमिसिव इन द सेंस कि आप कुछ भी करो, हमसे नहीं मतलब है, आपको हम खुली छूट दे रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो ऐसे में भी बच्चे मनमानी करने लगते हैं, तो इसमें लैक ऑफ डिसिप्लिन डेवलप होता है। कुल मिलाकर के सॉरी, यहाँ पर 3 मैं आपको ऐसे में यहाँ पर पॉइंट करके बताती हूँ। सबसे पहला अथॉरिटेटिव, दूसरा अथॉरिटेरियन, तीसरा आपका परमिसिव। ये 3 स्टाइल बताई है, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी परमिसिव। अब इन तीनों से क्या क्या होता है
अथॉरिटेटिव, सॉरी, इसका ना ये जो मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पर, ये इसका एग्जांपल है। अथॉरिटेटिव वही है कि आप जो कर रहे हैं सही है, मैं भी जो कह रहा हूँ सही है। अब इन दोनों में क्या बेहतर हो सकता है वो हमें करना है, तो इसमें बैलेंस्ड, बच्चे का बैलेंस डेवलपमेंट होता है। और वहीं पर अथॉरिटेरियन की बात करते हैं कि नहीं, जो मैं बोला वही सही है, आप गलत होते हैं। यहाँ पर फियर होता है बच्चे के अंदर, बच्चे का लो कॉन्फिडेंस होता है ना, इस तरीके से। फिर परमिसिव में क्या होता है कि आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी करें, मतलब वही ना कि आप मनमानी करिए। तो यहाँ पर लैक ऑफ डिसिप्लिन हमें देखने को मिलता है। ये 3 स्टाइल उन्होंने, डायना बम्ब्रेड ने बताया है। अब अगले हम लोग देखते हैं कि अधिकारपूर्ण यानी कि अथॉरिटेटिव पालन पोषण संतुलित विकास करता है। वहीं पर जो कठोर यानी कि जो अथॉरिटेरियन होता है वो शैली, डर और आत्मविश्वास की कमी उत्पन्न करती है। वही ना कि कई बार देखते हैं कि बहुत बच्चे जो बहुत पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वो शासन लगाते हैं बच्चों पे, ज़रूरत से ज़्यादा उनके अंदर क्या करते हैं वो स्ट्रिक्टनेस बच्चों के लिए दिखाते हैं। तो ऐसे में भी होता है कि बच्चे डरे रहते हैं, समय रहते हैं उसमें, उनका आत्मविश्वास भी नहीं डेवलप हो पाता। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और परमिसिव वही कि पूरी स्वतंत्रता दे देते हैं कि आपको जो मर्जी वो करिए, आपका जैसा मर्जी वो कर सकते हैं। इस तरीके से हमें चीज़ें को देखने को मिलता है। अब अगला हम लोग देखते हैं पीयर ग्रुप। अच्छा, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सहपाठी समूह। कई बार होता है ना कि हम लोग अपने ग्रुप को देख करके, अपने पीयर्स को देख करके, मीन्स अपने साथी समूह को देख करके लगता है कि हाँ, ये कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए। अच्छा, अगर हमारे दोस्त ने यहाँ पे एडमिशन लिया है तो हमने भी यही एडमिशन लेना है। अब ये नहीं जाने कि हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं कई बार, लेकिन कई बार उनका इन्फ्लुएंस हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि चलिए हम करें, आप भी कर लीजिए, हम दोनों के हित में होगा ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। वही ना, हर एक फैक्टर के, चाहे आपका फैमिली हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके पीयर ग्रुप हो, हर फैक्टर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके से इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ड्यूरिंग टू एडोलेसेंस पीयर्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बिहेवियर, कि जो हमारे सहपाठी समूह होते हैं उनका बहुत ही मजबूती से हमारे ऊपर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, वह इन्फ्लुएंस होता है व्यवहार पर। जैसे इसमें डेवलप सोशल स्किल्स। कई बार बच्चे पेरेंट्स की नहीं मानते, टीचर्स की नहीं मानते, और वो दोस्तों की बातें मान जाते हैं कि हाँ, मैं एक दोस्त होने के नाते आपको समझा रहा हूँ, समझा रही हूँ, और आपको ये मानना भी चाहिए। तो बच्चे कहते हैं कि ठीक है, चलिए, मैंने पापा मम्मी की या फिर अपने टीचर्स की नहीं मानी, बट मैं आपकी बात मान लेता हूँ, चूँकि हम और आप दोस्त हैं, हम साथ में पढ़ाई करते हैं। तो इससे हमारी सोशल स्किल डेवलप होती है। साथ ही साथ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, कि हमारी जो पहचान होती है, हम क्या हैं, क्या नहीं है, हम अपने आप को क्या कर पाते हैं, हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, अपने आप को हम एक बेहतर दिशा में ले जा पाते हैं ना, कि अपनी पहचान को हम एक प्रकार से बोले कि गाइडेंस दे पाते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर रिस्क बिहेवियर, इससे क्या होता है, इफ़ नेगेटिव पीयर्स प्रेशर, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे इससे नेगेटिव बिहेवियर सीख लेते हैं कि हाँ, सहपाठी उनका धूम्रपान कर रहे हैं ना, वो अल्कोहल ले रहे हैं या फिर किसी तरीके का नशा कर रहा है, तो उससे बच्चे के ऊपर भी उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें रिस्की बिहेवियर भी हमें कई बार देखने को मिलता है। मीन्स किशोरावस्था में मित्रों का प्रभाव अत्यधिक होता है, जिसे सकारात्मक समूह नेतृत्व व सहयोग सिखाते हैं, जबकि जो नकारात्मक समूह होता है वो गलत आदतें भी सिखा सकता है। तो इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर स्कूल इन्वायरमेंट, जो हमारा विद्यालयी वातावरण है, वो क्या हमारे पे इम्पैक्ट डालता है, कि स्कूल शेप्स कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट। देखिए, विकास तो बच्चे का अगर होता है तो वो परिवार से ही होता है, बट कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा स्कूल ही उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो बच्चे का जो मानसिक और सामाजिक विकास होता है, उसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है, अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो बिल्कुल हमारा जो विद्यालयी वातावरण होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों हम ये कहते हैं कि हर जगह पे शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है? तो बिल्कुल, शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का विकास हो सकता है। तो हमारा जो विद्यालयी वातावरण होता है, जो हमारा स्कूल इन्वायरमेंट होता है, वो दैट्स मैटर अ लॉट। ओके, तो इसमें अगर स्टूडेंट और टीचर का जो संबंध है वो अच्छा होगा, मधुर होगा, फ्रेंडली होगा, तो डेफिनेटली बच्चे का अच्छा विकास भी हो जाएगा, और बच्चे का एक प्रकार से उसमें उसका सामाजिक विकास, उसका मानसिक विकास या उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर हो पाएगा। फिर क्लासरूम क्लाइमेट्स, कि क्या जो क्लासमेट्स हैं वो हमारे सपोर्टिव है कि नहीं है, वहाँ पर बैठने की सुविधा ठीक ठाक है कि नहीं है, पानी वगैरह, वॉशरूम, तो ये सारी चीज़ें, कि उस पे धूल मिट्टी जमी रहती है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब उसमें कितने सांस्कृतिक जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो कितने करवाए जाते हैं, कितने नहीं, कितने उसमें प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ करवाया जाता है, किसमें प्रोजेक्ट वर्क, तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम क्रिएटिव हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब सामाजिक आर्थिक स्तर,
ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हमारा समाज और कहीं न कहीं जो मनी होती है ना, वो आपको रिस्पेक्ट दिलाती है। ये चीज़ इनडायरेक्टली बहुत मैटर करती है। तो इंक्लूड्स इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। वही ये क्या-क्या इंक्लूड करता है अपने आप में, ये हमारा इनकम क्या है, लाइक हमारे पेरेंट्स का, हमारी फैमिली का, फिर हमारी शिक्षा क्या है, हमारा व्यवसाय क्या है। अगर हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए। अगर हम जैसे बीटेक करना चाहें, नीट की प्रिपरेशन करना चाहें, नीट हम करना चाहें, या फिर हम और लाइक और कोई भी प्रिपरेशन करना चाहें, तो अफोर्डेबल प्राइस में अगर हमें मिल जाता है तो हम कर लेते हैं। नहीं तो वही बच्चे कर पाते हैं जिनके पास हाई अमाउंट में फ़ी होता है पेमेंट करने के लिए, है ना? और वहीं अगर लो स्टेटस की बात करते हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की, तो इससे स्ट्रेस, लिमिटेड रिसोर्सेज ही हमें मिल पाते हैं। कई बार होता है ना कि अब भाई उन बच्चों के पास तो 2 वक़्त की रोटी का भी ठिकाना नहीं है, तो फिर अच्छी स्कूल में पढ़ाने का तो भगवान ही जाने क्या होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर आर्थिक स्थिति, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी क्या करती है, वो प्रभावित करती है। कई बार हम बीमार हो जाते हैं, तो हमारे पास दवा करवाने के लिए हमें सोचना होता है कि हमें कहाँ से पैसे मिलेंगे, कहाँ से नहीं मिलेंगे ना? तो ये चीज़ें, और जिनके पास होता है तो चलिए बेटर टू लाइक जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल होगा उसमें वहाँ पे इलाज करवाएँगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर अगला, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, कि हमारे पे मीडिया और तकनीकी का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार वो चीज़ें हमें मिल नहीं पाती हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास उतने साधन नहीं उपलब्ध होते हैं कि हाँ, उसका हम उपयोग कर पाएँ। इससे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हमारे पे होता है। एक्सपोज़र टू वायलेंस, हम वायलेंस में एक्सपोज़र इन द सेंस कि हमें वायलेंस के बारे में पता चल पाता है। फिर एजुकेशनल कंटेंट, कि अगर हमारे पास फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर है, तो हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर कैसे अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये लेक्चर बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे पास ये चीज़ें तभी बना ले रहे हैं ना। अगर नहीं होता तो हमारे पास अगर बहुत नॉलेज होता बट हम आप लोगों तक डिलीवर ना कर पाते। तो ये सारी चीज़ें। अत्यधिक स्क्रीन समय सामाजिक अलगाव या ला सकता है, लेकिन सही उपयोग सीखने में सहायक है। बिल्कुल, अगर ज़्यादा टाइम के लिए हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो बिल्कुल उससे हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो भी, जो हम लोग रील्स वगैरह देखते हैं ना, उससे जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, वो धीरे-धीरे डाउन होते जाता है और हम स्टेबल नहीं रह पाते हैं किसी एक को लेकर के। और वहीं पर अगर हम सीखने के पर्पज़ से देखते हैं तो ये बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत बेहतर है ना? ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा कल्चरल फैक्टर्स। अब वो सांस्कृतिक कौन-कौन से कारक हैं जिसका हमारे पे इम्पैक्ट पड़ता है? वो हमने ऊपर देखा, वो हमारे सामाजिक कारक थे। अब हम इसके सांस्कृतिक कारक की बात करते हैं। तो कल्चर इंक्लूड्स बिलीव्स, ट्रेडिशंस, कस्टम, लैंग्वेज एंड वैल्यूज़। मतलब संस्कृति में परंपराएँ, रीति-रिवाज, भाषा, धर्म और सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, वो शामिल होते हैं। जैसे यानी कि हमारी जो परंपराएं हैं, कितने दिन से ये परंपरा चली आ रही है। जैसे क्या है कि कुंभ मेला में जाकर के गंगा जी में स्नान करना, है ना? या फिर मजार पे चद्दर वगैरह चढ़ाना, है ना? उसके बाद चर्च में जाकर के आप माथा टेकना, है ना? तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारी एक प्रकार से बोले हमारी परंपरा है। हमारा अपनी संस्कृति को लेकर के विश्वास है, हमारा ये धर्म है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें शांति मिलेगी, हमें सुकून मिलेगा, है ना? और हम हमारा काम जो है वो जो बिगड़ता हुआ काम है वो भी बनेगा। तो ये कहीं न कहीं हमारी परंपराएँ हैं, तो हम संस्कृति से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सबसे पहला ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, मतलब हमारी जो परंपराएँ हैं, जो हमारे रीति-रिवाज हैं, वो क्या है? इसमें कल्चर शेप, मतलब कल्चर हमें शेप करती है क्या? जेंडर रोल। हमारा जो लाइक जेंडर रोल होता है, जो हमारी एक प्रकार से कह सकते हैं जो हमारा लैंगिक भूमिका होती है, कि हम समाज में लड़की हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर हम लड़का है तो क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फिर बिहेवियरल एक्सपेंशंस, मतलब हम व्यवहार को एक्सपेंस कर किसी के साथ साथ जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी कि जो हमारे सामाजिक कर्तव्य हैं, वो क्या है क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ संस्कृतियों में लड़कियों से अधिक घरेलू जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। बिल्कुल, कि लड़की है तो हाँ वही खाना बनाएगी, लड़का है तो वो खाना नहीं बना सकता, लड़की है तो उसी को कपड़े धुलना है। तो ये कुछ रूढ़ियाँ भी हमें देखने को मिलती है ना, और कुछ लाइक जो प्राचीन समय से चली आ रही जो परंपराएं हैं वो भी हमें देखने को मिलता है। तो बहुत कुछ हमें सीखने को देखने को मिलता है। फिर अगला हमारा है रिलीजियस बिलीफ, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। अब ये क्या क्या हमें इन्फ्लुएंस करता है, जो हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, साथ ही साथ जो हमारा डिसिप्लिन है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने रिलीजियस बिलीफ से देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है, ये क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इससे हमें कम्युनिकेशन स्किल, कॉग्निटिव ग्रोथ एंड कल्चरल आइडेंटिटी, मीन्स हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है,
जो हम वार्तालाप कर सकते हैं किसी के साथ ही साथ जो हमारा कॉग्निटिव भाषा से ही हमारा जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो संज्ञानात्मक वृद्धि होता है, इसमें भी भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर कल्चरल आइडेंटिटी, मतलब जो हमारी कोई सांस्कृतिक पहचान होती है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। मीन्स मातृभाषा भावनात्मक जुड़ाव और पहचान को क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मीन्स मजबूत बनाती हैं। फिर कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़, जो हमारे सांस्कृतिक मानदंड हैं, जो हमारे मूल्य हैं, वही सारी चीज़ें हमें देखने को ओवरऑल मिल रही हैं। कि कलेक्टिव कल्चर हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। हम लोग कलेक्टिव इन द सेंस कि हम परिवार में साथ रह करके सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अगर कुछ फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, या कुछ भी ऐसी जो नॉर्मल से प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम लोग क्या अपनी पूरी फैमिली, हमारा पूरा समाज, एक्चुअली जो हमारी पूरी सोसाइटी होती है, हम लोग इकट्ठा होकर ये करते हैं, मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं इंडिविजुअलिस्ट कल्चर की, कहाँ का है वेस्टर्न का, कि वो पर्सनल इंडिपेंडेंस होते हैं, कि वो होते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स होते हैं, बच्चे उसमें, फिर पेरेंट्स के पेरेंट्स को बहुत कम इन्वॉल्व करते हैं वो लोग। वो अपना जो भी फेस्टिवल होता है वो वो स्वतंत्र होते हैं, वो अपना खुद से ही सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमें देखने को मिलती है। वही ना, कि भारतीय संस्कृति सामूहिकता पर आधारित है, जबकि जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देती है। ये हमें देखने को मिलता है। फिर जेंडर एक्सपेक्टेशन, जो हमारी लैंगिक अपेक्षाएं हैं वो क्या क्या है, देखते हैं इसमें। हमारी जो कल्चरल बिलीव्स हैं वो क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विश्वास हैं, ये हमारी करियर चॉइस को देखते हैं। फिर फ्रीडम, और इसी के साथ साथ हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होता है ना। मिस लैंगिक भेदभाव आत्मसम्मान और अवसरों को प्रभावित करता है। अगर हमें लैंगिक भेदभाव का सामना करने पड़ता है, तो हमारा जो आत्मसम्मान है ना वो कम होने लगता है, और वहीं पर जहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर बायसेस हमें देखने को नहीं मिलता, तो हमारा जो आत्मसम्मान है वो बढ़ता है, यानी कि हम लाइफ में अच्छा अचीव कर पाने में क्या होते हैं, सक्षम हो पाते हैं। ठीक, उसके बाद अर्बन एंड रूरल कल्चर, मीन्स शहरी एवं ग्रामीण संस्कृति। इसमें अर्बन की अगर बात करते हैं तो ये मोर एक्सपोजर होता है इसमें, है ना, मीन्स कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, कि अगर शहरी क्षेत्र का होता है, अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें अधिक अवसर मिलते हैं। बिल्कुल ये सच्चाई है कि शहर में चीज़ों को प्राप्त कर लेना ये ईजी होता है, इन द सेंस कि चाहे एजुकेशन की बात करो, चाहे कोई ग्रोसरी के सामान की बात करो, हम इजीली वहाँ तक रीच आउट कर पाते हैं। बट वहीं पर अगर हम रूरल, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि स्ट्रांग कम्युनिटी बॉन्डिंग, कि यहाँ पर सामुदायिक सहयोग ज़्यादा होता है रादर देन अर्बन एरिया। हाँ, अर्बन एरिया मीन्स शहर की अपेक्षा गांव में हमारी ये चीज़ें ज़्यादा मजबूत होती हैं, और ट्रेडिशन वैल्यूज़, और इसी के साथ साथ जो हमारी वैल्यूज़ होते हैं, जो हमारे नॉर्म्स होते हैं, जो हमारी संस्कृति इसका भी ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, या ग्रामीण क्षेत्रों में पल रहे बच्चों पे ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंटल इम्पैक्ट इन एडोलेसेंस। अब किशोरावस्था में क्या विशेष प्रभाव देखने को मिलते हैं। एडोलेसेंस इस पीरियड ऑफ, एडोलेसेंस में जो पीरियड्स, यानी कि जो हमारे इसकी जो मतलब किशोरावस्था के दौरान जो विकास होता है वो क्या क्या होता है, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, कि हम अपनी पहचान बनाने में कभी हम उसमें क्या होते हैं, सक्षम हो पाते, कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एरिक एरिक्सन ने बताया है। फिर कई बार इमोशनल इनस्टेबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है, कि हम इमोशनली अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते हैं ना, ये सारी चीज़ें। फिर सोशल कंपैरिजन, है ना, कि यहाँ पर हमारा सांस्कृतिक क्या होता है, कंपैरिजन, मतलब तुलना की जा रही होती है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था पहचान बनाम भूमि के भ्रम की अवस्था है, ये एरिक एरिक्सन का कहना है। और इसी के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव पहचान निर्णय निर्माण को क्या होती है, गहराई से ये प्रभावित करता है, ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती है। अगर हम पूरी ओवरऑल समरी देखें इसका, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमारा सोशल फैक्टर होता है, कल्चरल होता है, फैमिली, ट्रेडिशन, पीयर्स, रिलीजन, स्कूल, लैंग्वेज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर रोल्स, मीडिया एंड कल्चरल वैल्यूज। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारे सामाजिक, जो हमारे सांस्कृतिक विकास को क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। अब निष्कर्ष में, इस कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस डेवलपमेंट इज नॉट ओनली बायोलॉजिकल बट डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। मीन्स बाल्य एवं किशोरावस्था का विकास केवल जैविक ही नहीं बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों से क्या होता है, वो गहराई रूप से प्रभावित होता है। अर्थात जो बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में जो हमारा विकास होता है, देखिए हेरिडिटी तो इम्पॉर्टेंट होती है, मीन्स बायोलॉजिकल तो होता है, लेकिन साथ ही साथ
हमारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होता है ना, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा मुझे लगता है ना 50-50% दोनों का एक प्रकार से कह सकते हैं कि रेशियो होता है, बायोलॉजिकली एंड इन्वायरमेंटली। तो ये क्या होता है कि अ हेल्दी सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट प्रमोट्स क्या-क्या, जो एक प्रकार से कह सकते हैं ना, जो हमारा हेल्दी होता है, जो हाइजीनिक होता है, क्या सामाजिक और सांस्कृतिक विकास उससे इमोशनल स्टेबिलिटी, मोरल डेवलपमेंट, आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड सोशल एडजस्टमेंट, तो ये सारे फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर इन सबका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे का, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा व्यक्ति बन पाता है। ठीक। और यही क्रूशल टाइम होता है जो हमारा चाइल्डहुड होता है, जो हमारा एडोलेसेंट होता है, कि बच्चे के जीवन को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो इसमें हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, बीइंग अ टीचर होने के नाते, बीइंग अ पेरेंट्स होने के नाते, या फिर हमारी अगर सोशल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ क्या पूरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इस सबका ध्यान हमें देना चाहिए। मीन्स सकारात्मक वातावरण संतुलित और स्वस्थ व्यक्तित्व का क्या करते हैं, निर्माण में सहायक होते हैं। सो गाइज, ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आए, एंड ज़रूर से अपना फीडबैक दीजिएगा। ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। आपको और क्या क्या चीज़ें करनी है, ये आपका दायित्व है। आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर भी करना है, और बेल आइकन को प्रेस करके, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।